कैपिटल बजटिंग टेक्निक। सो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो देयर आर 3 or 4 डिफरेंट टेक्निक्स। नाउ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट देयर आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग ना। हम काम कर रहे हैं कुछ और हम कहते हैं कि अच्छा आप ये वाला काम कर लें, ये काम कर लें, तो वो उसको कह रहा है कि वो एक प्रोजेक्ट है। अब वो कह रहा है कि अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास तो उसको मैं इवैल्यूएट किस बेसिस पे करूं, मतलब मैं ये काम कर सकता हूं, एक ये कर सकता हूं, एक ये कर सकता हूं, इसमें मुझे कितने पैसे आएंगे, इसमें से कितने पैसे आएंगे, कितने आएंगे। सो हाउ वुड आई इवैल्यूएट दोस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड देन व्हिच वन शुड आई सिलेक्ट, व्हाट आर द पोटेंशियल डिफिकल्टीज इन दिस सिलेक्शन, कि क्या सिलेक्शन करनी है क्या नहीं। कैपिटल रेशनिंग, आप लोग किस तरह कैपिटल को डिफरेंट चीजों के अंदर डिवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, अब अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो किस तरह मॉनिटर करेंगे। एंड देन पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, वंस यू आर डन विद द प्रोजेक्ट सो यू नीड टू कंडक्ट अ पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं कह रहा हूं ये पहले कर लेते हैं। सो देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स, ये 4 टेक्निक्स हैं। वन इज कॉल्ड एज अ पे बैक पीरियड। अगर आपने कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है और आपने देखना है कि वो अच्छा है कि नहीं, तो आप ये देखिएगा कि उसका पे बैक पीरियड क्या है। पे बैक यानी वो आपको कितना वापस, आपके पैसे जो है वो कितनी देर में वापस करता है, पे बैक। द अदर वन इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। हाँ, आईआरआर, जो हम लोग इससे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं, रेट्स के बारे में। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों को पता है, ठीक। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट करके कितना, यानी जितने पैसे मुझसे जाएंगे, जितने पैसे मेरे पास आएंगे, यानी कैश आउटफ्लोस, कैश इनफ्लोस, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके नेट करके देखें कि क्या चीज अच्छी है आपके लिए, क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं है। फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये 4 टेक्निक्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। ओके, नाउ दिस इज डेटा फॉर प्रोजेक्ट, और इसी डेटा को लेकर हम आगे जाते जाएंगे और देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट करें या ना करें, किस मेथड से कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, अच्छा है कि नहीं। जूली मिलर इज इवैल्यूएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर हर फर्म बास्केट वंडर्स, ठीक। इस बेचारी ने ये फर्म शुरू की थी बिल्कुल चैप्टर 1 के स्टार्ट में, और अब तक इसकी ये फर्म चल रही है चैप्टर 13 की वो, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी फर्म, माशाल्लाह बहुत अच्छी फर्म, बास्केट वंडर्स। शी हैज डिटरमाइंड दैट द आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी दीस। आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, टैक्स डिडक्शन के बाद ये चीजें कैश फ्लोज होंगी प्रोजेक्ट की 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000 respectively for each of the years 1 through 5। पहले 5 सालों में ये उस प्रोजेक्ट से पैसे आएंगे। The initial cash outlay, लेकिन शुरू में पैसे आपने देने, कैश आउटले यानी कैश आउट होगा कितने से, 40,000। ये डेटा है फॉर द प्रोजेक्ट। अब आपने इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है, ठीक। और हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके हैं, पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ठीक है। नाउ व्हाट डज द प्रोजेक्ट लुक लाइक? For this project, assume that it is independent of any other potential projects that Basket Wonders may undertake. Independent of all the other projects. यानी इस प्रोजेक्ट का बाकी प्रोजेक्ट से मेरे कोई भी ताल्लुक नहीं, उनके कैश फ्लोज के साथ या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ नहीं है, इसको मैं अलग से देख रहा हूँ। यानी अगर आप जब कोई काम आप करने लगते हैं ना, तो जो आप काम कर रहे हैं प्रेजेंटली वो अलग प्रोजेक्ट्स हैं, और ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको अलग से देखिए क्या ये आपके फायदे का है या नहीं, ठीक है। उसके लिए 4 टेक्निक्स हम लोगों ने देख ली हैं कि हैं, और इनसे हम चेक करेंगे कि इवैल्यूएट करेंगे क्या करें। इंडिपेंडेंट, अब हमने कहा इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर प्रोजेक्ट्स। नाउ व्हाट डज दिस टर्म मीन, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर प्रोजेक्ट? नाउ दिस इंडिपेंडेंस एक्चुअली मीन अ प्रोजेक्ट whose acceptance or rejection, if there is a new project and I want to undertake that project, so the acceptance or rejection of this new project, ये नए प्रोजेक्ट का, does not prevent the acceptance of other projects under consideration। इसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का बाकी प्रोजेक्ट से जिनको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं कोई भी ताल्लुक नहीं, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी अगर ये करूंगा तो बस सिर्फ ये नहीं कि इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा या वो नहीं आएगा या वो चला जाएगा, कोई ताल्लुक नहीं। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? यस सर। नाउ यू नो व्हाट्स एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। Okay, so now let's talk about payback period. I give you a small idea that payback is how quickly you get your money back. जो आपने पैसे लगाए हैं इसके ऊपर वो पैसे कितनी जल्दी आपको वापस मिलते हैं। Okay, so this is a timeline.
ऑफ व्हाट वी हैव इन द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो कह रहे हैं 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है। सो मेक अ टाइमलाइन 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 इयर्स, 1 2 3 4 5। अब पहले साल इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल मतलब बिल्कुल स्टार्ट में जो आपने पैसे देने हैं, कैश आउटले। नॉर्मली पहले साल में कैश आउटले होता है, बाकी सालों में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली पहले साल में तो जरूर होगा। सो द इनिशियल कैश आउटले विल बी 40,000। सो एक्चुअली यू विल बी पेइंग दिस 40,000, ये 40,000 आप लगाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हर साल आपको 10,000 रिस्पेक्टिवली, यानी हर साल का वो आपको अलग अलग बता रहा है कि ये हर साल है 10,000, देन next year you have 12,000, then you have 15,000, then you have 15,000 again, next No, sir, 10,000, then 10,000, and finally 7,000. So this is your timeline and the cash outflows and inflows. Clear हो गया? ये timeline clear हो गई? ठीक, this is what it looks like. ठीक है? Clear हो गया ये clear हो गया class? Yes, Timeline clear हो गई? Okay. Now payback period. कि कितने टाइम में आपको ये पैसे वापस मिलते हैं। पे बैक पीरियड इज द पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, क्यूमुलेटिव सारा मिला के, क्यूमुलेटिव एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू इक्वल द इनिशियल कैश आउटफ्लो, व्हिच मींस द कैश इनफ्लोज व्हिच यू विल बी गेटिंग, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड सो दैट दिस कैश इनफ्लो इक्वल्स योर इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी जितना पैसा मैंने लगाया वो कितने टाइम में मुझे वापस मिल जाए। दिस इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। गॉट द आइडिया पे बैक पीरियड? क्लियर हो गया? टाइमलाइन आपने बना ली। जब टाइमलाइन बना ली फिर बाकी बात सिंपल है। आपने 40,000 लगाएंगे, 40,000 आपको कितने साल में वापस मिलेंगे? पहले साल में आपको मिलेंगे 10, दूसरे साल में मिलेंगे 12, कितने हो गए 22, अगले साल में 15, 22 से 15 37, यहां तक आप 37, यानी 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। ये नहीं 3 साल तो हो गए। अब मसला ये कि 40 है और अगले साल में है 10,000 है अगले साल, ठीक है, अगले साल 10,000। अब मैंने इनिशियल कैश आउटफ्लो को अगर पूरा करना है तो आई नीड अ फर्दर 3,000, ठीक, मुझे 3,000 और चाहिए, तो 3 साल तो मेरे पूरे हो गए। अब 3,000 मुझे चाहिए, तो अब ऐसे करते हैं, जो पूरा साल है, लेट्स अज्यूम हाँ कि इस पूरे साल में 10,000 इक्वली आ रहे हैं, इक्वली नहीं, जरूरी तो नहीं है कि एक महीने, मैंने ये तो नहीं कहा कि हर महीना आ रहा है, मैंने कहा इक्वली आ रहा है। अगर इक्वली आ रहा है तो इसको आप यूं समझे कि पूरे साल को 12 महीनों की बजाय आप 10 में डिवाइड कर दें। पहले पोर्शन में 1,000, दूसरे पोर्शन में 1,000, तीसरे पोर्शन में 1,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका यहां तक 37 हो गया है, आपको 3,000 और चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसको मैं 10 हिस्सों में डिवाइड करूं तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, यानी 3 आउट ऑफ 10 टाइम लगेगा इसको, 3/10 टाइम लगेगा। अब ये जो 3/10 है ये पूरे इस साल को है ना, मैंने पूरे साल को डिवाइड किया था ना, सो 3/10 ऑफ द होल ईयर, कि पूरे साल का 3/10, तो पूरे साल का 3/10 का मतलब क्या हुआ कि 3/10 अगर आप मंथ्स में देखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो आपको पता चलेगा कितने महीने बनते हैं, ठीक है। और अगर आप साल में ही देखना चाहते हैं सो 3/10 इक्वल्स 0.3, इसको ना करें 0.3, इसका मतलब 3 इयर्स पूरे और अगला 0.3 ईयर, तो यानी आपके ये सारे पैसे कितने साल में पूरे हो जाएंगे 3.3। और अगर आप इसको मंथ्स में चेंज करना चाहते हैं मल्टीप्लाई बाय 12, and then this calculation, this will give me 36/10, 3.6 months, ठीक है, यानी 3 महीने। और फिर अगर आप 0.6 को भी देखना चाहते हैं कि वो कितने दिन है, सो 0.6 ऑफ अ मंथ, 0.6 ऑफ अ मंथ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं 30 इक्वल्स 6 3 18 days, 6 3 18, ठीक है। तो बस ये हो गया, क्लियर? सर Clear class? 3/10 की समझ नहीं है, किसकी समझ नहीं है? 3/10, 3/10 की समझ नहीं। अच्छा देखें, 3 साल तो क्लियर है इसके अंदर। यस सर। 3 साल तो मैं पता चल गया कि 3 सालों में मुझे 37,000 मिलेंगे। अब मुझे बाकी 3,000 चाहिए इस साल के अंदर, और इस साल के अंदर मेरे पास आएंगे टोटल 10,000। अब उसने नहीं बताया ये कब आएंगे, साल के शुरू में, साल के आखिर में। तो हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट्स मेक अ assumption which is very logical,
कि ये 10,000 इस पूरे साल में इक्वल आएंगे। अगर 12,000 होता तो मैं बड़ा आराम से काम कर लेता कि 1,000 रुपए पर महीना, लेकिन 12 नहीं 10 है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे साल को आप 10 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, और आपको इसके 3 हिस्सों में आपको ये पैसे मिल जाएंगे। यानी if I divide the whole year in 10 equal pieces, Yes, sir. so I will get it In 3 months. in 3. Okay, so that means 3/10 of a year, which means 0.3 of a year. So I can safely say 3 years and then 0.3 of a year, so 3.3 years. ये बताए हुए 10 फिगर बताया हुआ है कि बताया 10 नहीं figure? हुआ वहाँ पर 10 है। किसको बताया? बताए हुए नहीं, ये 10,000 था ना। अगर हम 12 पे करें सर अगर ये देखिए, आप अगर 12 पे करेंगे तो वो तो पर महीना हो गया, ठीक, आप 12 पे करेंगे तो पर महीना हो गया। आपको इस पूरे साल में कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,000। तो पर महीना आपको कितने मिल रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं? हो सकते हैं कोई 8 तो देखिए, अब मसला यही है ना कि वो कह रहा है कि हर महीने में उससे डिफरेंट मिल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूं कि हर महीने में इक्वल है, इक्वल 3 पे 3 या हर रोज इक्वल, हर रोज इक्वल पैसे मुझे उस प्रोजेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है। अब जब इक्वल आ रहे हैं तो ये 10,000 इस पूरे साल में डिवाइड करते हैं। पूरे साल में कितने महीने? 12 महीने। ये 10,000 इस 12 महीनों में डिवाइड करें तो पर महीना कितना हो गया जी? कैलकुलेट। 833.3 833.33 833.33 मुझे एक महीने में मिलेगा, ठीक। मुझे 3,000 और चाहिए, तो पहले महीने में 833.33, दूसरे में 833.33, तीसरे महीने में 833.33, कितने हो गए आपके पास? सर एक 833.33 into 3 multiply by 3 multiply by 3 2500 यानी 3 महीनों में मुझे मिल जाएंगे 2500, ठीक। 3 महीने तो हो गए, ये नहीं 3 आ गए, ठीक है, 3 महीने हो गए, 2500 मेरे पूरे हो गए, लेकिन मुझे चाहिए थे 37 प्लस 3,000, 500 भी रहते। अब फर्दर देखें, एक महीने में कितना मिल रहा था? 833.33, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। सो 833.33 डिवाइड बाय 30, पर दिन कितना हो गया? 27.7 27.7, multiply by 18. ठीक। मुझे कितने और पैसे चाहिए? 500, Yes, sir. ठीक। सो 500 डिवाइड बाय 70. 27.7, कितने दिन और लगेंगे? 18. आ गया ये, 18.05 बस वो पॉइंट का उधर फर्क है, सही है सही है, ठीक। तो अब इतनी लंबी कैलकुलेशन से ज्यादा चाहिए कि 3/10 multiplied by 12 equals 3.6, so that means 3 years and 3.6। अब 3.6, अब 0.6 को देखना है, 0.6 कितना बनता है? 0.6 multiplied by 30, 18 days, so 3 years 3 months 18 days में आपको ये सारे पैसे जो आपने लगाए हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर सारे वापस मिल गए। इसका मतलब इसके बाद जो पैसे वापस मिलेंगे वो सारे के सारे प्रॉफिट। वो प्रॉफिट हो गया एक किस्म का, यस सर। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या पढ़ा था इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 2 में, 3 में, Sir, time value of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आपने ये 40,000 कब दिए? 3 स्टार्ट आज आज, और 3 साल में वो आपको पूरे करेगा, 3 साल 3 महीने और 18 दिन। future value. तो फिर तो उनकी वैल्यू आज के दिन ये बराबर नहीं है, Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि ये पे बैक पीरियड इतना अच्छा आइडिया नहीं है। मतलब ये आम लोग जो लेमैन है जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर वो देखना चाहे तो वो कहता है यार अच्छा इतने पैसे लगाने हैं, एक साल में ये जमीन की कीमत इतनी हो जाएगी तो बस इतने वापस मिल गए। तो ये भी तो देखो ना कि एक साल में जो तुम ये पैसे है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर क्या है? अगर 18% है, 22% है, 25% है, तो ये देखिए कि ये 25% आपको चाहिए, तो पहले तो वो 25% उसमें से हटा के देखें, या इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो पहले हटा के देखें ना। 22% 27% पे तो इन्फ्लेशन चली गई, तो वो एक साल जो अगर आपके पैसे थे अगर वो आप बैंक में रखे तो 27% तो वो भी आपको दे देता। तो अगर आपको 1 करोड़ के ऊपर आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ का मैं प्लॉट ले लूंगा और एक साल बाद मैं उसको बेच दूंगा 1 करोड़ 5 लाख का, तो ये तो देखिए अगर 1 करोड़ को मैं इस तरह बैंक में रख दूं, उसका रिस्क भी कम है, ठीक है, तो वो मुझे कितने पैसे दे दे,
ठीक, तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। और याद रखें रिटर्न, हलाल हराम की तमीज नहीं करनी। अच्छा वो फिर एक अलग, लेकिन देखिए यार जब आपको ये तरीका आएगा तो आप चेक कर सकते हैं ना। अगर आपको ये तरीके का पता ही ना हो तो फिर आप कैसे चेक करेंगे? तो जरूरी है, इसको सीखना जरूरी है। Yes. उसके बाद फिर आप अप्लाई करें ना, आप बैंक से ना लें, आप बैंक का रिटर्न ना लें, आप इसकी बजाय स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप इसकी बजाय रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप इसकी बजाय अब हमने कहा प्रॉपर्टी, तो याद रखिए कि आप लोगों ने क्या कहा था कि रिटर्न एक्चुअली इक्वल्स डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस। तो ये भी तो है ना, इफ इट्स अ प्रॉपर्टी इट्स नॉट ओनली चेंज इन प्राइस, इट्स आल्सो रेट, ठीक है। अच्छा किसी फैक्ट्री में लगा ले, किसी फैक्ट्री में लगा ले, ठीक, तो जो प्रोडक्शन करूंगा उससे भी कमाऊंगा इनकम फ्रॉम दैट, प्लस चेंज इन प्राइस ऑफ माय एसेट्स, जो भी फैक्ट्री में मैंने एसेट्स होंगे जिनको खरीदूंगा बाद में दोबारा बेचूंगा, ठीक। नहीं तो अदरवाइज दिस इज फॉरएवर चलेगा बिजनेस, तो वो भी है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, फॉरएवर चलेगा बिजनेस, फिर आप उसमें और चीजें देख सकते हैं, गुडविल आएगी सर। गुडविल आएगी, देखिए बहुत सारी बातें हैं। तो व्हेन यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स यू नीड टू कीप ऑल दिस इन योर माइंड। ये तभी पॉसिबल है जब आपको फाइनेंस का पता हो कि हाउ डज इट वर्क, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप फाइनेंस में इंटरेस्ट सीख कर आप बैंक नहीं रखें, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट का पता होगा तो आप बाकी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज पे बैक पीरियड, इजी, आसान था ना सर। अब हमने कहा पे बैक पीरियड इतना अच्छा आइडिया नहीं है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लास्ट नेगेटिव, अच्छा छोड़े, पता नहीं ये क्या कह रहे होते हैं। ओके, पे बैक पीरियड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सर क्वेश्चन जी सर ये पे बैक पीरियड जो है ना, मतलब ये तो आप कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना, जितना आप इन्वेस्ट तो उसने कहा ना 3.3 हमें साल लगेगा वो पैसे वापस आने, और इसके बाद जितना भी आएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट है। तो ये अच्छा होगा कि नहीं है सर? ये अच्छा है कि नहीं, आते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। ये अच्छा है कि नहीं, जो अभी मैंने आंसर निकाला 3.3, ये अच्छा है कि नहीं। द मैनेजमेंट ऑफ बास्केट वंडर्स हैज सेट अ मैक्सिमम पे बैक पीरियड ऑफ 3.5 इयर्स फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस टाइप। अब आपकी जो कंपनी है उसने एक थ्रेशोल्ड रखा कि मैक्सिमम 3.5 इयर्स, इस किस्म के प्रोजेक्ट को 3.5 साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपके पास वापस आ जानी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, this project which you just evaluated, should it be accepted? Yes. 3.5 आपने रखा था ना, लेकिन आपका प्रोजेक्ट 3.3 में सारे पैसे वापस दे रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छा हो गया। अगर 3.5 से ऊपर चला जाता तो अच्छा ना होता। अच्छा अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते, एक 3.3 होता है, एक 3.4, एक 3.5, 3.6, तो जो सबसे कम टाइम में आपको पैसे वापस दे रहा है उस पे जाएंगे। बहुत सही होगा। लेकिन फिर उसमें एक और मसला भी, रिटर्न का एक और मसला, Yes. याद रखो ये आपको पैसे वापस दे रहे हैं आपके, और इसके बाद एक प्रोजेक्ट है जो अगले महीने दे रहा है, अगले साल दे रहा है 10,000 और 7,000, एक और प्रोजेक्ट है वो अगले साल दे रहा है 5 और 5, एक और है वो अगले साल दे रहा है 3 और 5, ठीक। तो फिर अगर देखा जाए इसका पे बैक पीरियड है 3.2, इसका पे बैक पीरियड है 3.1। अब इस क्राइटेरिया से तो ये सबसे अच्छा है, 3.1 में आपको सारे पैसे वापस दे देगा। लेकिन जब पे बैक पीरियड पूरा हो गया तो उसके बाद आपको कितने पैसे दे रहा है टोटल? 8,000। और ये जो कि 3.3 है आपको कितने पैसे दे रहे हैं? 17,000, 10 और 7। तो फिर पे बैक पीरियड का एक और मसला है कि ये जो शुरू का टाइम पीरियड है उसके तो पैसे आपको इन अकाउंट लेता है, लेकिन जो पे बैक पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद जो पैसे हैं उसको बिल्कुल नहीं देता, उसको इग्नोर कर दिया, उसे तोड़ दिया कि उसके बाद कितने पैसे मिलेंगे उसने नहीं बताया, वो देख ही नहीं रहा उसको, वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि कितने टाइम में पैसे वापस मिलेंगे, जितना कम टाइम उतना अच्छा, बाद में नहीं देख रहा। तो ये एक और फ्लॉ, इस चीज का एक और फ्लॉ है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट पढ़ते हैं। Should this project be accepted? Yes, the firm will receive back the initial cash outlay in less than 3.5 years, so it's good. But then हमने कुछ इसके ड्रॉबैक्स देखे, ठीक है, और उसके मुताबिक ये कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है। So let's have a look at the strengths and the weaknesses. एक तो हमने देखा ये बड़ा आसान था ना, कितने आराम से हम लोगों ने कैलकुलेट करा, easy to use and understand, आसान है। Can be used as a measure of liquidity. Liquidity क्या होती है?
पैसों वापस हाँ कैश। तो ये अगर लिक्विडिटी आपने देखनी है तो उसके लिए ये मेथड अच्छा है कि कितना जल्दी पैसे आते हैं, लिक्विडिटी आपको बताता है। कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी। इजियर टू फोरकास्ट शॉर्ट टर्म देन लॉन्ग टर्म फ्लोज। ठीक है, इजियर टू फोरकास्ट शॉर्ट टर्म देन लॉन्ग टर्म फ्लोज। आपके पास जो कैश इनफ्लोज हैं, शॉर्ट टर्म कैश इनफ्लोज को फोरकास्ट करना आसान होता है, लॉन्ग टर्म 5 साल बाद कितने पैसे आएंगे बड़ा मुश्किल होता है काम। ठीक है, कि आप फोकस कर सकें 5 साल बाद मेरे पास कितने पैसे आएंगे किसी प्रोजेक्ट से या किसी भी इन्वेस्टमेंट से, थोड़ा मुश्किल काम है। ये इसकी स्ट्रेंथ्स है। वीकनेसेस, डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे बड़ा मसला टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने पढ़ा किस लिए था यार? हमने इसलिए तो पढ़ा था कि ताकि हमें पता चले कि जो पैसे आज के बाद मिलेंगे वो उतने नहीं है। अगर ये मुझे पहले साल 10,000 मिलेंगे, इसकी कीमत आज के दिन 10,000 नहीं है। ठीक है, ओके। डज नॉट कंसीडर कैश फ्लोज बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। जो मैंने आपसे कहा कि इस पे बैक पीरियड खत्म हो गया, इसके बाद जो पैसे हैं उसका कोई भी पता नहीं। कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिव। ये जो कट ऑफ पीरियड है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो पहले महीने में आपको 8,000 दे देगा और बाकी 2,000 आखिरी महीने में देगा, तो फिर इसका पे बैक पीरियड 3.3 तो ना होना, इसका पे बैक पीरियड 3.1 हो जाएगा या 3.0 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, सो कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव है, हम लोगों ने एक assumption ली कि इक्वल। ठीक है, अदरवाइज पीरियड के बाद वाले हमें पता नहीं होते। पे बैक पीरियड के बाद वाले वो तो हमें बता रहा है कि इतने इतने पैसे आएंगे, लेकिन जो पे बैक मेथड है, क्या ये मेथड इसके बाद वाले पैसों को कंसीडर करता है? नहीं, वो तो ये कह रहा है बस जब पैसे पूरे हो गए बस खत्म, मेथड खत्म। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि बाद वाले पैसों को वो नहीं देखता, जो कि गलत काम है, उसको देखना चाहिए। ओके, अगला मेथड करें। इस मेथड की जो वीकनेसेस भी आपने देख ली, इस मेथड को आपने देख लिया whether it's a good one or a bad one. So let's start with the next one. If this computer starts working, only then. कर रहा है काम? नहीं कर रहा? नाराज हो गए सर। नाराज हो गया? हो गया। ओके। अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। देख इस बार। ओके, पे बैक हो गया। ठीक, ये भी हो गया। ये भी हो गया। Let's start the next one, which is internal rate of return. IRR. ठीक है? What is IRR? IRR हम लोगों ने कहा था डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट याद है? यस सर। ठीक है, डिस्काउंट रेट। So IRR is a discount rate that equates the present value of the future net cash flows from an investment project with the project's initial cash out. Initial शुरू में आपने कितने पैसे किए? 40,000। बाकी आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं? डिफरेंट कैश फ्लोज आ रहे हैं। IRR वो रेट ऑफ रिटर्न है, वो डिस्काउंट रेट है जिससे ये सब पैसे इक्वेट्स दी प्रेजेंट वैल्यू। इन सब पैसों की प्रेजेंट वैल्यू 40,000 के बराबर हो जाए, इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज IRR। समझ आया? नहीं समझ आया? आपने कितने पैसे अभी दिए? 40,000। यस सर। आपके पास हर साल मुख्तलिफ पैसे आएंगे। आएंगे। हमने कहा कि यार टाइम वैल्यू ऑफ मनी जरूरी चीज है, इसको किसी तरह बीच में डाल के दो। ठीक, अब इसको अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बीच में डालूंगा तो एक साल बाद जो पैसे मिलेंगे उसको यहां से डिस्काउंट करना पड़ेगा। डिस्काउंट करके लाना पड़ेगा, इस जगह पे जीरो पे लाना पड़ेगा, इस सब को डिस्काउंट करके यहां पे लाना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि IRR एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जिससे अगर मैं इन सब पैसों को डिस्काउंट करूं तो ये सारे पैसे 40,000 के बराबर हो जाए, ज्यादा नहीं, बराबर हो जाए। इक्वेट्स उसके बराबर हो जाए। फिर आप क्या करेंगे कि उस IRR को अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से चेक करें कि ये IRR और आपका रेट ऑफ रिटर्न कौन सा ज्यादा है। अगर IRR ज्यादा हुआ कम हुआ फिर वो आगे जाएगा। यहां तक क्लियर है? कैलकुलेशन स्टार्ट करें इसकी। ओके, सो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला विल लुक लाइक। ठीक है, इनिशियल कैश आउटफ्लो 10,000 को डिस्काउंट करना है, 10,000 को डिस्काउंट करना है। हाउ विल आई डिस्काउंट इट? PVIF। ओके, ठीक। I into N। आपको इसके लिए कोई ना कोई रेट चाहिए होगा। यस सर। डिस्काउंट रेट चाहिए होगा एंड पीरियड विल बी इक्वल टू 1। 1। ओके, अगर इसका फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं सो इट वुड बी 10,000 डिवाइड बाय 1 प्लस I raised to the power of 1।
ठीक है, क्लियर हो गया? सेकंड वन 12,000, यही तो अभी देखना है हमें, 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ 2, ठीक। वो ये कह रहा है कि IRR, और कुछ नहीं कहता है, वो ये कह रहा है कि IRR वो डिस्काउंट रेट है, ये वो वैल्यू है जिससे ये वाली वैल्यू, ये वाली 15,000 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ 3, ये फोर्थ वन 10,000 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ 4, और ये फिफ्थ वन 7,000 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ 5। इन सब के जो आंसर्स आएंगे वो सब बराबर हो जाए 40,000। IRR वो रेट है जिससे ये सब 40,000 के बराबर हो जाए। तो अब IRR को कैसे हिट करें, कैसे फाइंड आउट करें? सर रेट चाहिए होगा उसका। रेट चाहिए होगा, रेट कौन सा निकालें? वो इंटरपोलेशन वाले, वो जो कौन सा वाला तरीका? वो यील्ड। वो यील्ड वाला, याद आया? यस सर। हाँ, उसका तरीका क्या बताया था, उसको क्या बोलते थे? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन वाला तरीका इस्तेमाल करना जी। हाँ, दो आकर दो वैल्यूज लेनी होगी, यस सर। ठीक है, और उसके दरमियान की वैल्यू पे आपने इंटरपोलेट करना। Yes, याद आ गया? यस सर। तो इन सब का चेक करेंगे अलग अलग से? नहीं, इन सबको क्यों चेक एक करेंगे? rate देखें, एक रेट लेंगे, लेट से पहले मैंने आप लोगों को क्या आसान तरीका बताया, किसी को पहले देखा करें 8 या 9, ठीक है, 9 के साथ चेक करें, ठीक। इन सब को इधर 9 9 9 9 लिखकर इन सब की वैल्यू प्लस 40,000 के बराबर है कि नहीं, ठीक। अगर 9 से वैल्यू आ गई लेट से 40,000 से ज्यादा, फिर कम तो फिर i को कम करेंगे 8, तो ये ज्यादा हो जाएगा 7, 8, इनवर्स रिलेशनशिप। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। ओके, टेबल करना है या इसी तरह फॉर्मूले से करना है? टेबल से कर लेते टेबल हैं से। सर। Let's go to the table. For table we need to open the book यस सर। and book एंड 704 और 5। PVIF का टेबल यस सर। 704 704 I think 704 or 604? 704 7 1 ये तो नहीं है यार। सर आज नीचे जाए, इससे नीचे जाए, यहाँ पर है अपेंडिक्स। ये फ्यूचर वैल्यू है सर। फिर क्या राइट। ओके, ये वाला यस सर। ये ये वाला वाला PVIF जूम कर दें। Okay, let's start. Let's start class. Okay class, let's start जी। अब अगर इसको PVIF के साथ देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? याद है सबको? ओके, किसको पहले चेक करें? 9%. Okay, 9%. 9% for 1 is 0.917. 10,000 multiplied by 0.917. 10,000 multiplied by करो करो 0.917. Okay, next one would be Plus 10. 12,000 multiplied by 842 0.9 के साथ करें। 0.842. 842 Next one 15,000 with 772 for 3 years would be 0.772 772. गलत ना कर देना। सर पॉइंट में बस सारे 10,000 multiplied by 0.708. 0.708 and last one would be 650. 7,000 multiplied by 0.650. 650. Okay, calculate class. Give me the values. 917. नहीं 9,170. यस सर
Okay, 12,000 into 0.842. तो दीदी वो बढ़िया किस्सा गाना है सर That's how you need to do it. 10,104 कितना? 10,104 10,104. Yes, sir. 15,000 into 0.772. 11,580 and 7,000 into 0.65. 4,450. Calculate. 37,000. 550 है सर 500. सही है? यस सर Okay. 7. 37,934 37,934. बताओ सर जी Okay. 37,934. आपको चाहिए था 40,000. आपने इस वैल्यू को ज्यादा करना है तो इंटरेस्ट रेट को कम करना है. Okay. So the next one, interest rate कितना ले रहे हैं? 8 or 7? सर 8 ठीक ज्यादा ज्यादा Let's find out 8. 8. टाइम तो है पर So 10,000 first year 0.926. 0.926. So it will be 9,000. 260? 9,260 class. Class 9,260. Okay. Second one. 0.857. Point. 857. So 12,000 into 0.857. सर ये गलत आया है सर ये 42,484 आता है 42,484 सही है ना सर सही है ना एक ज्यादा हो गया एक कम हो गया आप 10 से 8 और 9 ले लेंगे तो फिर वैल्यू वहां पे डिफरेंट नहीं है. 10 से 9 से आता है 42,484 इस पे कम हो गया क्या वजह इंटरेस्ट से आप 42,484 42 42,484. यस सर अब ये इसको नीचे लेकर आना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा है 10. Okay, 10%. 0.909. So the first one will be 9,090. सही है? Okay. Second one. 12,000 into 0.826. 12,000 into 0.826. 9,912. Okay. Third one. 15,000 into 0.751. 11,265 11,265. Next one is 10,000 multiplied by 0.68. 0.683. 6,830. Okay? Okay, ji. 7,000 multiplied by 0.621. 0.621. Ji. 4,347 Add them up. सर 41,444 दादा बोल क्या कर ला 41,444. 444 So that means we need to go to 11 11. ना सर 11 करें या 12 करें? आप सोच लीजिए. सर 12 कर लेते हैं तो अच्छा होगा सिकंदर का कम रहा हो गया असल जी मुझे अगर आपसे पता होता डायरेक्ट करें तब वो करें. How do I? 12 कर देते हैं सर Okay, 12%. पेपर में ही आएगा 1500 So देखिए ये तो Class. पेपर में नहीं है Class. सब so different आगे मुझसे 1500 पेपर में ये आएगा. So this is the only way you can do it. There is no other way. सर ये तो फिर 50 नंबर के सर ये 2 घंटों के एक इसके लिए तो अलग सा पेज लगेगा सर इतना हो लगता हाँ, सर इसलिए पेज जगह- पेज जगह चाहिए. सर बस Okay, let's do it for 12%. 12% plus 12.5%. 8,930. Next one, 0.797 multiplied by 12,000. 0.797 multiplied by 12,000. 564 कितना? 9,564. यस सर Okay. Next one, 15,000 multiplied by 0.712. 10,600 Okay. Next one is 10,000 multiplied by 0.636. 0.659. 6,590. And last one is 7,000 multiplied by. Oh, ये गलत कर दिया. गलत कर दिया सर Yes, sir. ये तो कितना है क्या दिया था सर चैप्टर 13 तो कब है 0.636 0.636 Okay. 7,000 0.567 multiplied by 7,000. 3969 3969. 39,503
39,000 503 सही है Yes, so sir. 10 and 12 सही इसका इंटरपोलेशन वो करेंगे 11 11 पे भी है सब 11 ही हो सकता है 11 point something. सर ना सर 11 point सर खुदा पेपर की राशि ऑप्शन मसले यू कैन नॉट फूल या उसको या बस इगल Sir, now it's 11 and 12 months ago. हम फुल 11 or 12 months ago सही है okay so we need to find out 11 as well we need to find out 11 as well सर यार दोनों हम डेरो का लेक बनो रहा So there is no other way to do it. There is no other way, class. You need to do it. Okay. जरा बगट सर फाइन का सड़ी राउंड One class I'm like teach como or the power level, but take 12. Take यस 12. Okay, let's start with 11 now. Let's start with 11. So for 11%. रिजल्टच्या मुद्देलो करते या सेंटेंस आणि थोडा कसा सो वो तो Okay, 9000 का आ जाएगा Let's start with 11. So 10,000 multiplied by 0.901. 9000 So it will be 9001 901. 9,010. यस सर So next one is pay attention class. Next one is 12,000 multiplied by 0.812. 9744 J कितना? 9744 9,744. So the third one is 1, 2, 3. 15,000 multiplied by 0.731. 10965 10,965. The fourth one is 10,000 multiplied by 0.659. 6,590. 6590 Okay. Fifth one is 0.593 multiplied by 7,000. 4151 Add them up. 4460 40, 460 460. Okay, so now we are done. Yeah. 40,460 and then 10 and 11. यस सर सही है? 10 and 11. 11 So 10%, then X, सर नॉट then 11. Sir. G, नॉट 10 G class. G class. 395 सही है? Okay. So X%, 10%, 11%. For Sir. 10%, we have सर 12 नहीं लेंगे 12 नहीं लेंगे 12 लेंगे सर 10 and 12 10, and 12 11 and 12 11 and 12 yes sir 11 बस सिकंदर and 12. 11 40,460 and 12 39,590. ठीक है? 40,000 lies in between. So for 11%, it's 460 सर खैर दा 460 होगा कि वो तमाम बस देख को okay, for 12% it is 39503 okay. तो अभी इंटरपोलेशन करें Okay, interpolation class. 1 by x सर इससे आ जाएगा 460 इससे आ जाएगा ये तो चैप्टर 460 सर जरा वाइट पेज करें White page. जब इसको zoom करेंगे तो white. ये देख white. Okay. So now the difference class. सर ये तो 1%. और ये 460 आ जाएगा कितना? पहले ये वाला वाला 460. Yes, चले, sir. पहले x 460. Okay. और फिर अगला 503 50 3 वाला 3 957 Yes. 957 9 57 Okay जी. तो अभी डिवीजन करें x by 1 This is your IRR yes sir and this is X%. ठीक? अच्छा जी. Now class. What to do now? Difference is find out कर लिए. 460 divided by 957 X divide by 1 1 divided by 1% and equals 460 divided by divided 957 by 957. उससे आ जाएगा 048 So this is 0.480 0.480. yes sir और मल्टीप्लाई बाय 1% कर X% divided by 1%. 1% इधर आ जाएगा. So X% equals 0.08 0.0 0.0.
डबल जीरो 0.048. डबल जीरो सर 0.0048, यस सर which is equal to 0.48%. 0.48. Okay, अब वहाँ पे देखें. So 11 प्लस प्लस 0.048 सर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे सर इसको multiply by 100 करेंगे. तो वो 0 तो इसको point multiply by 100 करेंगे तो 0.48 बन जाएगा. यस सर ठीक. तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 11.48 11.48. Okay. सही आ रहा है सर 10 and 15. उसने आसान किया है सर उसने आसान किए. तो उसका आंसर क्या है? सर उसने 15 पर क्यों 11 नहीं, क्यों सेम होगा? जितना आपको क्या कहा था, जितना डिफरेंस कम होगा Closest उसका to. आंसर एक्यूरेट क्लोजेस्ट लेंगे क्लोजेस्ट टू. तो हम लोग कितना क्लोजेस्ट चले गए? 11.48. 4 और वो कहां पे आ रहा है? 11.57. 57 वो तो हमसे बहुत दूर है. ठीक है? सर रिजल्ट प्रूफ ये नहीं आ रहा सर 11.43 है 11.47 लेकिन देखें 11.4 1% का है आपका कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना? यस सर और इसका 11.57. 0.9% डिफरेंस है सर तो बस एक्यूरेट, मैंने आपसे कहा ना, जितना आप लोग नजदीक इंटरपोलेशन करेंगे उतना एक्यूरेट होगा. बस यही है, और तो कोई वो नहीं. आप 10 15 पे करके करेंगे तो ठीक है, ये आ जाएगा. सर लेकिन कैलकुलेशन इसमें कम है ना कैलकुलेशन था इसमें. ओके क्लास. IRR acceptance criteria. But let's do this one and then take a break. Okay class. So now IRR acceptance criteria. The management of Basket Wonders has determined that the hurdle rate is 13% for projects of this type. Now, once again, your company or organization would have a hurdle rate. Hurdle rate क्या होता है कि ये रेट है, या तो इस रेट से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा सर हर्डल रेट. देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ क्राइटेरिया रखा होगा. जिस तरह हमने पे बैक पीरियड में कहा, उसने कहा कि 3.5. तो यानी अगर 3.5 से कम टाइम में आपके पास पैसे वापस आ गए तो बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट कर लिया. ज्यादा होगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे. जी सर. अब यहाँ पे आ जाए IRR. अब आपने देखा कि जब IRR यहाँ पर हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, हम लोग इसको इक्वेट कर रहे हैं ना उस इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ जो आपने दिया था. तो अगर IRR आपका ज्यादा हो जाए तो वो पैसे फिर कम हो जाते हैं ना. ठीक है? कंपनी ने रखा हुआ है हर्डल रेट 13%. इस किस्म के प्रोजेक्ट्स का 13%. आपका IRR कितना आया? 11.48%. तो ये एक्सेप्ट होगा या नहीं? नहीं होगा अगर कंपनी 11.48% इस प्रोजेक्ट से ले रही, ठीक, और आपके पास जो कंपनी का जो एस्टिमेट है या जो कंपनी का जो रिक्वायर्ड है वो 13% है, तो IRR आपके हर्डल रेट से कम है, तो फिर कंपनी इसको नहीं, ठीक है, कंपनी इस प्रोजेक्ट को नहीं एक्सेप्ट. जी क्लियर है? यस सर टेक अ ब्रेक ऑफ पॉज. ओके क्लास. सो नाउ व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ IRR? देखें, IRR ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इन अकाउंट किया, सो दिस इज समथिंग गुड. सो इट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. देन पे बैक पीरियड, हमने कहा था कि जब पे बैक पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद के जो कैश फ्लो है वो उसको इन अकाउंट नहीं करता, लेकिन ये सब कैश फ्लोस को इन अकाउंट लेता है. सो दिस इज समथिंग गुड. इट कंसीडर्स ऑल कैश फ्लोस. ओके, यहां पे हम लोगों ने कहा था कि जो आखिरी साल है उसमें आपको पैसे लगातार मिल रहे हैं, हर महीने 833 रुपए, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हमने मिल रहे हैं. ठीक है, assumption की, यहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है ऐसा. So that's why it is a better method than payback period. What are its weaknesses? It assumes all cash flows reinvested at the IRR. अब प्रॉब्लम ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि IRR is 15% या 13%, जो भी आपको वो परसेंटेज देता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि इतने रेट ऑफ रिटर्न पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं. तो फिर अगर कोई प्रोजेक्ट उससे कम आता है तो वो कहता है कि नहीं हटाओ इसको, ये बेकार है, ये नहीं करना. ठीक है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम कर रहा है कि ये सारे कैश कैन बी रीइन्वेस्टेड एट द IRR. सो दिस assumption is not true, या it cannot be true. Difficulties with project rankings and multiple IRRs.
अगर मल्टीपल IRRs आपके पास हुए तो फिर आपको मसला बनेगा कि कौन सा IRR इस्तेमाल करें यहाँ पर, और अगर प्रोजेक्ट की रैंकिंग्स हुई तो फिर भी वहाँ पे आपको मसला बनेगा। तो इस वजह से ये मेथड है अच्छा, पे बैक पीरियड से हम लोग कहते हैं अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ये भी है। So now let's move on to the next one which is net present value। जी रीइन्वेस्टेड वाला ये था कि देखें हम लोगों ने ये कहा था ना IRR, उसने कहा कि IRR एक हर्डल रेट है मेरे पास, और वो हर्डल रेट उसने कहा कि इतना है, ठीक। तो अगर IRR आपका हर्डल रेट से कम आया तो उसने कहा कि नहीं ये प्रोजेक्ट मत करो, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मत करो। अब ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम करता है कि वो ये पैसे जो उसने यहाँ पर लगाने हैं या यहाँ पे लगा सकता है, या उसके पास जो एक्स्ट्रा पड़े हैं वो ये इन्वेस्ट कर सकता है कहीं और, ये कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है इस रेट्स के ऊपर। तो क्या वाकई इस तरह हो सकता है या नहीं? क्या वाकई वो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसपे इतना रिटर्न मिल सकता है? यानी ऐसी जिस तरह ऐसे है जिस तरह आप कहें कि आप कोई गाड़ी लेने लगे और आप कहें कि नहीं नहीं ये गाड़ी नहीं लेता, ये तो 10 लाख की तो मुझे गाड़ी मिलती है, तो क्या आपको वाकई 10 लाख रुपए की इस तरह की गाड़ी मिल सकती है? ठीक है, ये बात है कि क्या वाकई इज इट पॉसिबल कि आप ये पैसे उसी रेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं सर, अगर हार्डल रेट से कम होगा तो करेंगे प्रोजेक्ट नहीं सर। अगर हर्डल नहीं सर, वो कम होगा तो एक मिनट, ये ठीक है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। हर्डल रेट था उसके पास 13%, आपका जो IRR निकला वो कितना निकला था? 11.48%। तो वो ठीक है, 11.48% था। सो शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? वो कहता है कि नहीं, इसको नहीं एक्सेप्ट करो। क्यों एक्सेप्ट नहीं करो? क्योंकि जो IRR है वो आपके हर्डल रेट से कम है। ठीक है, तो IRR को इस रेट से ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा होता तो वो इसको एक्सेप्ट करता। लेकिन सर वो फॉर्मूला में तो हम उसको डिवाइड करते हैं ना सर। यस सर, हार्डल रेट ये IRR ज्यादा होगा तो और कम होगा ना प्रेजेंट वैल्यू उसकी। प्रेजेंट वैल्यू और कम होगी, जी सर। ठीक है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उससे तो मतलब फिर कुछ और हो जाएगा, मतलब कम होगा तो हम प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब ये कि सर, IRR सर सपोज 11 पॉइंट ये ठीक, 11.48% हमने निकाला, जी सर, उसके ऊपर 40,000 आ गया, इक्वल हो गया उसके। लेकिन हम ज्यादा ठीक। करेंगे सर तो वो तो और भी कम होगा ना। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो और कम होती जाएगी। यस सर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू और कम होती जाएगी, जो यहाँ पर आप लोगों ने फाइनली प्रेजेंट वैल्यू जो निकाली 39,000 वाली वाली। यस ये सर, वाली। वो 13। ठीक है, ये रेट ज्यादा हो जाता है तो ये कम हो जाता है। फिर आगे तो सर मतलब सही है ना सर? ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सर। ये एक्सेप्ट करना चाहिए। सर प्रेजेंट वैल्यू से कम होगी तो मतलब सर ये कह रहे हैं कि नुकसान मैं कह रहा हूँ सर, अभी मैं 40,000 दे रहा हूँ, ठीक है, उस तरीके से मैंने लाइक 11 पे मैंने फाइंड कर दिया तो उससे 39,000 आ गया। देखिए अब मैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कॉस्ट एक मिनट उसकी देखिए, कॉस्ट 13% है, उसको रिसीव 11% हो रहा है सर। देखें वो ये कह रहा है कि अगर 40,000 रुपए मैंने दिए जी सर, और ये जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं इसको अगर मैं 40,000 के बराबर लेकर आऊं, बराबर कर दूं, इक्वेट कर दूं, तो मेरे पास वो रेट ऑफ रिटर्न आता है 11.48%। जी सर, ठीक है, सही है सर। 11.48% आ गया। अब जो कंपनी का जो या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हर्डल रेट है वो 13% है। इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए वो कहता है कि 13% मेरा रेट है। तो अगर 13% उसका रेट है और आपका IRR कम आया तो वो ये कह रहा है कि IRR इज लेस देन हर्डल रेट, तो वो कह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सर मैं कह रहा हूँ ना सर कि 11 पे मेरे पास 40,000 आ गया सर, 11.40 पे आपके पास 40,000 है, 13 पे कुछ 37 समथिंग आएगा सर। 13 पे और ये अमाउंट कम हो जाएगा। हो जाएगा। तो क्यों मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ? मतलब ये ज्यादा क्यों मैं करूँ? हम इक्वेट कर रहे हैं। ज्यादा क्यों करें? लाइक सर ये जो कंडीशन है ना सर, हम्म। हार्डल रेट पे ज्यादा करूंगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। अच्छा, लाइक मैं 13 पे करूंगा तो 40 की जगह मुझे प्रेजेंट में 37,000 मिल रहा है। 37,000 11 पे मुझे 40 मिल रहे हैं, 10 पे मुझे कुछ ज्यादा मिल रहे हैं। हम्म। लाइक हम तो कहेंगे जितना हमारे पास ये रेट तो उतना सर होना मैं कम। हार्डल रेट से कम पे क्यों करूँ? यस सर, मतलब वो तो अच्छी बात है। अच्छा अनस, अगर ये पैसे हैं, जी सर, ठीक है, डिस्काउंट रेट क्या होता है? मतलब फ्यूचर वैल्यू जिस पे आप प्रेजेंट वैल्यू के साथ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, याद है कॉन्सेप्ट? याद है सारा? Yes, sir. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमने कहा डिस्काउंट रेट के बहुत सारे नाम देख रहे हैं, हमने कहा कि कैपिटलाइजेशन रेट, ब्ला ब्ला ब्ला, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? हमने कहा था
इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यस सर, कि इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं कि उसको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ठीक है, अगर इन्वेस्टर्स कहें कि मुझे ज्यादा परसेंटेज मिलना चाहिए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि 13% मेरा हर्डल रेट, मैंने मार्जिन लगा दिया 13%। अगर ये इन्वेस्टमेंट मुझे 11.5% पे इक्वेट करके देगी तो ये मेरे रेट से कम है, कम है। ठीक, तो क्या ये मुझे करना चाहिए? नो, नहीं। अगर ये मेरे रेट से ऊपर आ जाए, ठीक, यानी मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ऊपर, तो वो ज्यादा अच्छा है। यानी मैं अगर 35,000 रुपए इस तरह सोचो, अनस इस तरह से, अगर मैं 35,000 रुपए यहां पर लगाऊं और फिर मुझे ये कैश फ्लोज आए तो अच्छा है, फिर अच्छा है ना? ठीक है, फिर अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जितनी कम होती जाए उतना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। सर अगर लेट से यहाँ पर ये तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू कम होती जाए तो ये रेट जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। सर जिस तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं ना सर, लेकिन वो फाइंड इस तरीके से किया ना हमने, फाइंड क्यों इस तरीके से किया? क्योंकि मुझे ये रेट निकालना था कि कौन सा वो रेट आएगा जिससे ये बराबर आ जाए। लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता कि ये बराबर है, मैं तो ये नहीं चाहता कि ये बराबर है। क्यों? मैं तो ये चाहता हूं कि मैं पैसे कम लगाऊं और मुझे पैसे ज्यादा आए। गॉट द आइडिया? यस सर, ठीक है, तो इस वजह से जब ये इससे ऊपर जाएगा मेरे हर्डल रेट से तो मेरे लिए अच्छा है। ठीक, उसका लॉजिक ये है कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। सर अगर यहाँ पर 13 की जगह 11 होता तो फिर हाँ। तो लेना चाहिए था। तो फिर करना चाहिए क्योंकि फिर वो ऊपर आ जाता है। ओके, अच्छा, इसके आप लोगों ने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी देख ली। अब इसके बाद जो है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब वंस अगेन इट टेक्स इनटू अकाउंट प्रेजेंट वैल्यू। वो फिर कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट करना है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नेट कैश फ्लोज माइनस द प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश फ्लो। ये जितने भी हैं इन सब का आप लोग फाइंड आउट करें प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से माइनस करें इनिशियल कैश आउटफ्लो को, तो आपको पता चलेगा कि ये काम करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। Basket pointers determined that the appropriate discount rate for this project is 13%. अब यहां पर वो कह रहा है कि मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 13% है। थोड़ी देर पहले उसने कहा ना यस कि सर, कंपनी का थ्रेशोल्ड हर्डल रेट 13% रखा हुआ है। तो अगर 13% रखा हुआ है तो फिर अगर 13% पे मैं इन सबको डिस्काउंट करूंगा 13% पे, ठीक, तो इनकी वैल्यूज कम आएगी। डिस्काउंट करूंगा ना, कम होगी। जितने ये इस रेट को ज्यादा करूंगा उतनी वैल्यूज कम होती जाएगी। ओके, करें इसको तो 13% पे डिस्काउंट करें क्या? 10,000 को 13% पे डिस्काउंट करते हैं। ओके, गो बैक टू दैट सेम टेबल। ये रहा यस सर, 13% on the next page, 13%. यस सर, Okay. मेरे पास 5 years है. The Yes, first sir. one is यहाँ पे लिखो, ठीक है? At 13%. ओके, So 13% पे first year का 885. So 8,850. Sorry, first one यहाँ पे लिखो. 8,850. Second one is 12,000. यस सर, So 12,000 783.783 into 0.783. 12,000 into 0.783. कितना? जी 9,396. Okay. Third one is 15,000. 15,000 multiplied by 0.693. 10,395. Fourth one is 613. 10,613. So 6,130. यस सर, Fifth one is 0.543 multiplied by 7,000. 0.543 multiplied by 7,000. 3,801. Add them up. 38,572. 38,572. 572. 38,572. So let's go back. अब इसको इसके साथ कंपेयर करें। आपने इन सब कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक? 38,572.
ये 38,572 आ गया। आपने शुरू में पैसे कितने दिए? 40,000। ओके, सो माइनस 1,428 यस सर 1,428, यानी ये जो पैसे मुझे मिल रहे हैं ये बराबर होंगे 38,000, लेकिन जो मैं पैसे लगाऊंगा वो कितने होंगे? 40,000 होंगे। तो क्या इस प्रोजेक्ट को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? No, sir. नहीं, इसको बोलते हैं नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। ये टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आगे, ये टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, वो करना है, और जिसका एनपीवी नेगेटिव है वो प्रोजेक्ट नहीं करना। So no, the NPV is negative. This means our project is reducing shareholders' wealth. So you reject on the basis of NPV. ठीक है? अगर बराबर आ जाए तो फिर तो आप कह रहे हैं कि बस मतलब कुछ नहीं है, ना आप कमा रहे हैं ना वो कर रहे हैं, बस ठीक है। फिर अभी आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके फर्दर डिस्कशंस में पढ़ेंगे किसी और कोर्स में कि अगर ये बराबर आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए। अब देखें, अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं उसके बराबर है, तो जो आप कह रहे हैं उसके बराबर है तो कुछ ना कुछ तो आपको दे रहा है ना रिटर्न, कर ले। अगर और कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो पॉजिटिव है, कोई प्रोजेक्ट पॉजिटिव नहीं है, तो फिर जीरो एनपीवी प्रोजेक्ट इज समथिंग, हाँ, मतलब कुछ तो करो। it's worth doing. Why? Because it will still add something to your to your portfolio. वो उसको ऐड करेगा कुछ ना कुछ। Okay. Sir, ये भी हो गया। And the last one is बस आप ही पहुंच गए हैं। Done. finish this. अच्छा, इसके advantages and disadvantages तो कर लें। Okay. Cash flows assumed to be reinvested at the hurdle rate. इसका strength ये है कि यही cash flows हम लोग कह रहे हैं कि जब हमें वापस आते हैं ये cash flows, तो हम लोग इसको इसी रेट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। Accounts for dividend, time value of money है इसमें, good. Considers all cash flows, good. Weaknesses क्या है? May not include managerial options embedded in the project, and for that you need to see chapter 4. Managerial options. अक्सर प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमने कहा सिक्योरिटीज में कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो प्रोजेक्ट के साथ कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो इसके अंदर हमने उसकी बात नहीं की, हमने स्ट्रिक्टली उसके कैश फ्लोज की बात की है। तो ये वो कह रहा है कि एक नेगेटिव इसका एस्पेक्ट है, अदरवाइज इट्स अ गुड वन। तो हमने ये देखा कि आईआरआर इज गुड, एनपीवी इज गुड, ठीक है, पे बैक बहुत ही बेकार है, ठीक है, मतलब लेमैन के लिए तो सही है लेकिन स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक। सो दिस इज आवर डिस्कशन सो फार, और इसको डिस्कस कर लें ताकि वी शुड कॉल इट ऑफ। सर्कल कर लेंगे सर, सर बस कर लेंगे, Yes, सर sir. क्लास लेंगे मेरे साथ, यस सर, ले लेंगे। लेंगे सभी क्लास लेंगे मेरे साथ कल। सर, मंडे को मतलब नेक्स्ट Stop.